ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पान नंबर 474 और 474 पेज के ऊपर से 7 नंबर की पंक्ति है। तो पंक्ति देखिए, स्वपक्षे च एते प्रतिवादिनः साधारणाः दोषाः प्रादुष्युः। ठीक है, तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय प्रथम पाद और द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का यह 3 नंबर का अधिकरण चल रहा है। इस अधिकरण का नाम है विलक्षणत्वाधिकरणम। ठीक, और विलक्षणत्वादि तर्क के द्वारा ब्रह्म समन्वय का बाद नहीं होता है, ब्रह्म समन्वय के साथ विरोध नहीं होता है, अर्थात जगत के प्रति ब्रह्म कारण है और उस ब्रह्म में ही सभी श्रुतियों का समन्वय है। इस बात का निषेध तर्क के द्वारा नहीं हो सकता है। इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो पूर्व पक्षी ने सिद्धांत मत के ऊपर जो आक्षेप किए उन सभी आक्षेपों का निराकरण अब तक किया है। अब जो आक्षेप जो आरोप पूर्व पक्षी ने सांख्यादियों ने वेदांत मत के ऊपर दिए, वे सभी आक्षेप सभी दोष उस सांख्य मत में अर्थात पूर्व पक्षी के मत में भी है। इस बात को दिखाने के लिए यह 10 नंबर का सूत्र आया है। तो यह जो सूत्र है स्वपक्ष दोषाच्च, इसका विचार कल हम लोगों ने किया था, किंतु इस सूत्र का भाष्य बाकी है। उस भाष्य का विचार अब करना है। तो पंक्ति देखिए, स्वपक्षे च एते प्रतिवादिनः साधारणाः दोषाः प्रादुष्युः। ठीक, शब्दों का थोड़ा अन्वय। प्रतिवादिनः शुरू में स्वपक्षे च एते, आगे दोषाः साधारणाः प्रादुष्युः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो प्रादुष्युः अंतिम में जो पद आया है उसका अर्थ लिखे प्रादुर्भवेयुः। प्रादुष्युः का मतलब है प्रादुर्भवेयुः, उत्पन्न होंगे। क्या किसमें कह रहे? प्रतिवादिनः स्वपक्षे। प्रतिवादी जो है सांख्यादि, उनको उसके अपने पक्ष में भी एते दोषाः, ये सब दोष, जो दोष उसने प्रतिवादी ने सांख्य ने वेदांत मत के ऊपर दिए, वे सभी के सभी दोष उस प्रतिवादी प्रतिपक्षी ऐसा जो है सांख्य, उसके मत में भी ये दोष आ जाते हैं। वही कह रहे हैं प्रतिवादिनः स्वपक्षे, प्रतिवादी के अपने पक्ष में भी एते दोषाः, ये सब दोष साधारणाः प्रादुष्यु, साधारण रूप से। साधारण का मतलब जैसे उन्होंने वेदांत मत के ऊपर दोष दिए, वही सभी दोष उसके मत में भी आ रहे हैं। तो दोनों मत में दोष दिखाए हो रहे हैं, ये लागू पड़ रहे हैं, ये साधारण हो गए, उभय साधारण हुए, ये उसका अर्थ। तब साधारणाः प्रादुष्यु, प्रादुर्भवेयुः, होंगे, उत्पन्न होते हैं। प्रश्न, कथम, कैसे? पूर्व पक्ष के मत में भी ये दोष कैसे आते हैं? कथम इति, तब करे उच्यते, बताया जा रहा है ये सब दोष सांख्य मत में भी कैसे आते हैं करके। तो पंक्ति देखिए, यत्तावत् अभिहितम विलक्षणत्वात् न इदम जगत ब्रह्म प्रकृतिकम इति, अर्धविराम, प्रधान प्रकृतिकतायाम अपि समानम एतत्। क्यों? शब्दादि हीनात् प्रधानात् शब्दादिमतः जगत उत्पत्ति अभ्युपगमात्। ठीक है, देखिए भाई, तो ये जो पंक्ति चालू हुई यत्तावत् इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में विलक्षणत्वात्, ध्यान देकर
नंबर है उसका सूत्र का 214, 214 उद्धरण चिन्ह बंद सूत्र है। आगे इत्यत्र उक्तम, इत्यत्र उक्तम अनुद्य, अनुद्य साम्यम आह, साम्यम आह यत्तावत् इति। ठीक है, देखो भाई, तो 214 वहां पर विलक्षणत्वात् इत्यादि सूत्र के द्वारा पूर्व पक्षी ने जो दोष वेदांत मत के ऊपर दिया था उसका अनुवाद करके वही दोष सांख्य मत में भी कैसा आता है इस बात को बताया जा रहा है यत्तावत् इत्यादि पंक्ति के द्वारा। साम्यम आह मतलब हमारे मत में जैसा दोष दिया ठीक उसी प्रकार का दोष तुम्हारे मत में भी है, ये साम्यता दिखा रहे हैं। तो पंक्ति देखिए, यत्तावत् अभीतम, अभीतम कथितम, पूर्व पक्ष ने जो बात कही थी, क्या कही थी वो बात, उसका अनुवाद बता रहे, स्मरण दिला रहे हैं। तो विलक्षणत्वात् न इदम जगत ब्रह्म प्रकृतिकम इति, यह बात कही थी पूर्व पक्षी ने। क्या कि विलक्षणत्वात् विलक्षण होने के कारण, अर्थात जगत रूप कार्य और कारण बन रहा ब्रह्म को, किंतु कारण ब्रह्म और कार्य जगत इन दोनों में अत्यंत विलक्षणता होने के कारण जगत के प्रति ब्रह्म कारण नहीं हो सकता, ये बात कही थी पूर्व पक्षी ने। वही कह रहे विलक्षणत्वात् इदम जगत ब्रह्म प्रकृतिकम न इदम जगत ब्रह्म प्रकृतिकम। ब्रह्म प्रकृति का मतलब ब्रह्म प्रकृति शब्द का अर्थ उपादान कारण, ब्रह्म उपादान कारण वाला यह जगत नहीं है। क्यों? विलक्षणत्वात्। ऐसा किसने कहा था? पूर्व पक्षी ने दोष दिया था वेदांत मत के ऊपर। तब वही दोष अब उनके मत में दिला दे रहे हैं। प्रधान प्रकृतिकतायाम अपि समानम एतत्, एतत् मतलब एतत् दूषणम। प्रधान प्रकृतिकतायाम, जो लोग जगत के प्रति उपादान कारण प्रधान को मानते, प्रकृति को मानते हैं, सांख्य लोग, उनके मत में भी यह दोष समान है, ये कह रहे हैं। प्रधान प्रकृतिकायाम अपि समानम एतत्, एतत् प्रधान प्रकृतिकायाम अपि समानम, एतत् मतलब एतत् दूषणम। तो कैसा स्पष्ट करो, तो बता रहे क्या कि वेदांती कह रहे सांख्य को, हे सांख्य तुम्हारे मत में जगत के प्रति कारण तुम किसको मानते हो? प्रधान को, और प्रधान का कार्य है जगत। अब प्रधान जो है वो केवल 3 गुणों की साम्यावस्था है, सत्व रज तम, और फिर शब्द रूप आदि कोई गुण उसमें नहीं है, स्थूलता भी उसमें नहीं है। किंतु उस प्रधान से उत्पन्न हुए जगत में शब्द आदि गुण भी है, शब्द रूप आदि गुण है, स्थूलता है, अर्थात कारण हुआ प्रधान, कार्य हुआ जगत, इन दोनों में तो अत्यंत विलक्षणता है। जो धर्म जगत में है वो सब प्रधान में है ही नहीं है, अर्थात दोनों की विलक्षणता है। और विलक्षणता होने के कारण हम भी कहेंगे कि जगत के प्रति कारण तुम्हारा प्रधान नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में विलक्षणता है। तो जैसा दोष तुमने हमारे मत में दिया वही उसी प्रकार का दोष आपके मत में भी आ रहा है। ठीक, पंक्ति देखिए, शब्दादि हीनात, हीनात मतलब रहितात, शब्दादि से, शब्दादि गुणों से रहित जो प्रधान, उस प्रधानात क्या माना है उन्होंने प्रधान से? शब्दादि मत जगत उत्पत्ति अभ्युपगमात, शब्दादि वाला, शब्द स्पर्श इत्यादि गुण वाला जो जगत, उस जगत की उत्पत्ति स्वीकार की है प्रधान से, सांख्यों ने, है कि नहीं? किंतु दोनों में तो विलक्षणता है, और विलक्षणता होने के कारण उनमें कार्य कारण भाव नहीं बन सकता, ये कह रहे हैं वेदांती सिद्धांती सांख्यों के प्रति। पहला दो समान दिखाया। ठीक, आगे चलिए। अतः एवच विलक्षण कार्योत्पत्ति अभ्युपगमात् समान प्राग उत्पत्ते असत कार्यवाद प्रसंग, ये दूसरा आरोप, दूसरी समानता दिखा रहे हैं। तो यहां जो पंक्ति चालू हो रही अतएव,
उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उदाहरण। उदाहरण चिन्ह में असत इति चेत, असत इति चेत 2 1 7 सूत्र है, 2 1 7 उदाहरण चिन्ह बंद। इत्यत्र उक्तस्य अपि दोषस्य साधारण्यम आह, साधारण्यम आह अतः एव इति। ठीक है, देखो भाई यार, तो पीछे जो सूत्र हो चुका है असदिति चेत इत्यादि 2 1 7, वहां पर जो पूर्व पक्ष ने बताया था दोष वेदांत मत के ऊपर, वही दोष अब सांख्य मत में भी है। इस बात को बता रहे हैं अतएव इत्यादि पंक्ति के द्वारा। साधारण्यम आह अतएव च, पंक्ति देखो भाई, अतएव च विलक्षण कार्योत्पत्ति अभ्युपगमात। अतएव का ही अर्थ है विलक्षण कार्योत्पत्ति अभ्युपगमात। ठीक है, तो देखो भाई, तो विलक्षण कार्योत्पत्ति अभ्युपगमात, आगे देखिए, अभ्युपगमात समान प्राग उत्पत्ति है असत कार्यवाद प्रसंग, थोड़ा अन्वय, अभ्युपगमात के आगे अभ्युपगमात, उसके बाद उत्पत्ति है प्राग, आगे असत कार्यवाद प्रसंग, पीछे समान। ठीक, आइए भाई अर्थ देखते हैं पंक्ति का। अतएव मतलब इस पंक्ति के पूर्व में कार्य और कारण में विलक्षणता बताई, और अतएव मतलब विलक्षणता होने के कारण ही, इसलिए अतएव का अर्थ हुआ विलक्षण कार्योत्पत्ति अभ्युपगमात, विलक्षण कार्य की उत्पत्ति का स्वीकार किया हुआ होने के कारण। किसने? सांख्य ने, क्योंकि कारण है प्रधान और उससे विलक्षण जगत की उत्पत्ति मानना पड़ेगी उसको, है ही है, क्योंकि जगत की उत्पत्ति प्रधान से ही है और दोनों में तो विलक्षणता है। और इस प्रकार विलक्षण कार्य जो जगत, उसकी उत्पत्ति का स्वीकार किया प्रधान से, तब क्या हुआ, ये जो कार्यात्मक जगत है शब्दादि गुणों से युक्त, स्थूलतादि गुणों से युक्त, यह जगत प्रधान अवस्था में है क्या? इसी प्रकार का नहीं है। इसका मतलब पहले नहीं है, मतलब असत है, और जो पहले नहीं अर्थात असत है और उसकी उत्पत्ति आप मान रहे हो, इसका मतलब असत कार्यवाद की प्राप्ति सांख्य मत में हो गई, ये कहा जा रहा है। पंक्ति देखिए, विलक्षण कार्योत्पत्ति अभ्युपगमात उत्पत्ति है प्राक, उत्पत्ति के पहले असत कार्यवाद प्रसंग समान। असत कार्यवाद की प्रसंग मतलब प्राप्ति भी आ रही है, दोष आ रहा है सांख्य मत में, ये दूसरा दोष हुआ। ठीक है जी, आगे चलिए। तथा अपीतौ कार्यस्य, ठीक है, ये इत्यादि पंक्ति है अभी। तथा अपीतौ इत्यादि पंक्ति के द्वारा कौन बात कही जाएगी, कही जा रही है? तब तथापि इसके पूर्व में लिखते हैं एक वाक्य, तो लिखेंगे उदाहरण चिन्ह में अपीतौ, अपेतौ 2 1 8, 2 1 8 उदाहरण चिन्ह बंद। इति सूत्रोक्त दोष चतुष्टयम्, इति सूत्रोक्त दोष चतुष्टयम् आह तथा इत्यादि पंक्ति के द्वारा। देखो भाई, तो पीछे जो सूत्र हो चुका है अपितो इत्यादि, जिसका नंबर 2 1 8 है, उस सूत्र में पूर्व पक्षी ने 4 दोष दिखाए थे। उन चारों भी दोष उस पूर्व पक्षी के मत में अर्थात सांख्य के मत में आते हैं। उन चारों दोषों की भी समानता है, इस बात को बताया जा रहा है तथा अपितो इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति पहले पढ़ लेता हूं, बाद में उसका अनुभव करेंगे। थोड़ा बड़ा वाक्य है, ध्यान दीजिए। तथा अपीतौ कार्यस्य
कारणाविभाग कारण अविभाग अभ्युपगमात तद्वत् प्रसंग अपि समानः। अच्छा, ये इतना ही वाक्य हुआ, आगे दूसरा इतना ही पहले कर लेते हैं। तो देखो भाई, तथा अपि तौ कार्यस्य कारण अभ्युपगमात तद्वत् प्रसंग समान। ध्यान दीजिए, अपि तौ का अर्थ होता है प्रलय काल में कार्य और कारण का अभेद सांख्यों भी माना है। कार्य कारण का अभेद तो मानते ही है। जब महाप्रलय होता है तब समस्त कार्य प्रधान रूप में विलीन हो जाता है, प्रधान में विलीन हो जाता है, ये उनका सिद्धांत। तब देखिए, अपि तो नाम प्रलय काल में कार्यस्य कारण अभ्युपगमा कारण अविभाग अभ्युपगमा अविभाग अभेद कारण के साथ प्रधान के साथ कार्य रूप जगत का क्या मानते वो अभेद। कब? प्रलय में। तो कारण अविभाग अभ्युपगमात फिर क्या होगा? तद्वत् प्रसंग अपि समान। तद्वत् प्रसंग, तद्वत् मतलब जैसा उन्होंने वेदांत मत पर दोष दिया था क्या कि महाप्रलय काल में यदि समस्त जगत ब्रह्म में लीन होता है तो जगत रूप कार्य के जो धर्म उन धर्मों के द्वारा कारण ब्रह्म भी दूषित होगा, ये दोष दिया था। वही दोष इसके मत में भी आ रहा है, क्योंकि समस्त जगत का महाप्रलय काल में प्रधान के साथ अभेद मानते हो, तब जगत के धर्मों के द्वारा प्रधान भी दूषित हो जाना चाहिए। जगत में शब्दादिमत्व है, स्थौल्य है, स्थूलता है, उन सभी गुणों से युक्त फिर वह भी हो जाना चाहिए। कौन? प्रधान। ऐसा दोष उसके मत में भी आता है। ये पहला दोष, चार बात नहीं ना। तो तद्वत प्रसंग अपि समान। तद्वत प्रसंग मतलब क्या भाई? तर तद्वत प्रसंग ये जो पद आया है उसके ऊपर लिखिए एक वाक्य, कार्यवत कार्यवत प्रधानस्य रूपादिमत्व प्रसंगः। प्रधानस्य रूपादिमत्व प्रसंगः समानः, यह अर्थ है। कार्य जगत की तरह प्रधान के भी रूपादि वाला प्रधान होना चाहिए। फिर प्रधान, हाँ, प्रधान से रूपादिमत्व प्रसंग समान। लग गए पंक्ति? पहला दोष हुआ। अब आगे देखिए, और दूसरा, चार बातें ने पहला हुआ, अब आगे दूसरा वाक्य भाष्य में। पहले पंक्ति पढ़ लेता हूं, बाद में अन्वय करेंगे। लंबा वाक्य, तथा मृदित सर्व विशेषेषु विकारेषु अपि तौ अविभागात्मतां गतेषु इदम अस्य पुरुषस्य उपादानम् इदम अस्य इति प्राक् प्रलयात् प्रतिपुरुषम ये नियताः भेदाः। और दे रहा आगे, न ते तथा एव पुनः उत्पत्तौ नियंतुम शक्यन्ते। क्यों? कारणाभावा। इतना है भाई। अब थोड़ा सा पहले शब्दों का अन्वय करेंगे। तो सबसे पहले सुर में आया है तथा, तो वहां से पकड़ते हैं। तथा दो तीन शब्द छोड़कर आगे, अपितौ पीछे मृदित सर्व विशेषेषु विकारेषु, आगे अविभागात्मतां गतेषु, एक शब्द छोड़कर आगे, अस्य पुरुषस्य, पीछे इदम, आगे उपादानम, एक शब्द छोड़कर आगे अस्य, पुनः पीछे इदम, इति, अस्य इदम इति, आगे प्रलयात् प्राक्, आगे प्रतिपुरुषम ये नियताः भेदाः,
ठीक, आगे एक दो शब्द छोड़कर आगे पुनः उत्पत्तौ, उसके पीछे ते तथा एव, आगे नियंतुम, फिर पीछे न, आगे शक्यन्ते कारणाभावात्। हो गया जी। चलिए भाई, तो देखो, तो क्या दोष दिया जा रहा है? सरल है, पहले भाव समझ लेंगे। क्या कि सिद्धांति कह रहे इस पूर्व पक्षी को, महाप्रलय काल में, हे सांख्य, महाप्रलय काल में क्या जी, तो समस्त विकार की विशेषता समाप्त होकर वो समस्त विकार अर्थात कार्य जगत जब अविभाग को प्राप्त हो जाता है, प्रधान के साथ अभिन्नता को प्राप्त हो जाता है, और फिर जब पुनः जगत को उत्पन्न करना रहता है, तब उस प्रलय के पहले जिस प्रकार का भेद था, भेद मतलब उस पुरुष की जो जो उपभोग की सामग्री थी, क्योंकि पुरुष नाना है इनके मत में, और हर एक पुरुष की उपभोग की सामग्री अलग है, इंद्रिय उसके मन, उसकी बुद्धि, ये सब। तो महाप्रलय होने के पहले जिस पुरुष के जो इंद्रिय, जो बुद्धि, जो कुछ सब सामग्री थी, अब महाप्रलय समाप्त होने के बाद जब पुनः सृष्टि उत्पन्न करनी रहती है, तब इस पुरुष के ये सामग्री है, इस पुरुष की ये सामग्री है, इस प्रकार का भेद नहीं कर पाएंगे। क्योंकि महाप्रलय में हुआ क्या, समस्त जगत कारण प्रदान के साथ अभिन्नता को प्राप्त हुआ था, और फिर कुछ प्रारब्ध आदि कर्म कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ प्रदान हो गया, और सिर्फ जब नई सृष्टि बनानी है तब विभाग होने के लिए उस पुरुष को वही सामग्री मिलने के लिए कोई कारण बचा ही नहीं है, तो फिर विभाग कारण के बिना ये सृष्टि माननी पड़ेगी, ये सब दोष आएगा, ये दूसरा दोष। इसी प्रकार का दोष उन्होंने दिया था वेदांत मत के ऊपर, वही दोष इनके मत में भी आ रहा है, ये दूसरा दोष हुआ। पंक्ति देखिए, अब शब्दशः देखते हैं। तथा, उसी प्रकार, क्या जी, देखो एक एक बात, तथा अपितो ना महाप्रलय काल में, क्या जी, मृदित सर्व विशेषेषु विकारेषु, विकारेषु इसका विशेषण है मृदित सर्व विशेषेषु, मतलब जिन विकार कार्य, सभी कार्यों की अपनी अपनी जो विशेषता है वो सब नष्ट हुई है, कहा, महाप्रलय काल में। अतः महाप्रलय काल में मतलब अपितु प्रलय काल में सभी विकार, सभी कार्य कैसा हुआ, मृदित सर्व विशेषेषु विकारेषु, जिनकी सभी अपनी अपनी विशेषता नष्ट हो चुकी है, ऐसे वो विकार महाप्रलय काल में प्रधान के साथ अभिन्नता को प्राप्त हुए, तो मृदित सर्व विशेषेषु विकारेषु। ठीक है, फिर आगे अविभागात्मतां गतेषु, कैसे वो विकार, अविभागात्मतां गतेषु, अविभाग अभेद, अभेद को गत मतलब प्राप्त हुए, ऐसे जो कौन, ये सब विकार अर्थात कार्य अर्थात जगत अभेद को प्राप्त हुआ है महाप्रलय काल में प्रधान के साथ, कारण के साथ। ठीक, फिर होगा क्या, तब आगे कह रहे अस्य पुरुषस्य इदम उपादानम, इस अमुक पुरुष का यह उपादान है। उपादान मतलब क्या, उपभोग की सामग्री, इस पुरुष की यह उपभोग की सामग्री है, इस पुरुष की यह उपभोग की सामग्री है, ऐसा विभाग जब पुनः सृष्टि उत्पन्न करनी रहेगी तब नहीं रहेगा। जैसा प्रलय होने के पहला विभाग था वैसा आगे नहीं कर पाएंगे, ये बात। पंक्ति देखिए, अस्य पुरुषस्य इदम उपादानम, ठीक है जी, इदम उपादानम, उपादानम मतलब क्या, उपादानम का अर्थ किए भोग साधनम इंद्रिय अर्थम, इंद्रियार्थम इत्यर्थः। उपादानम का अर्थ भोग के साधन, इंद्रिय अर्थ, इंद्रिय के विषय, ये सब। देखिए ठीक है, तो क्या लिखा है, अस्य पुरुषस्य इदम उपादानम, और इदम शब्द से इदम उपादानम शब्द से और भी समझ सकते हैं कर्मादिक,
है कि नहीं, उस पुरुष का कर्म, ये सब उपादान, उपभोग्य सामग्री, भोग्य सामग्री, इस, है कि नहीं। आगे चलिए फिर, अस्य पुरुषस्य इदम उपादानम, और दूसरी अमुक पुरुष का अमुक उपादानम, तीसरे अमुक पुरुष का अमुक उपादानम, अमुक सामग्री, इति, इस प्रकार जैसा भेद था पहले, कब, प्रलय के पहले, प्रलयात प्राक, प्रलय के पहले, है कि नहीं, क्या था, प्रति पुरुषम ये नियता भेदा, प्रति पुरुष के लिए एक एक अलग अलग, प्रत्येक पुरुष के लिए जो नियत भेद थे, मतलब नियत सामग्री थी, उपभोग की सामग्री थी, उसकी इंद्रिय, उसका बुद्धि, उसका मन, उसका कर्म, ये सब प्रत्येक पुरुष का अलग अलग था। तो प्रति पुरुषम ये नियता भेदा, लग गया। आगे चलिए, पुनः उत्पत्तौ, प्रलय के पहले सब था, लेकिन पुनः प्रलय के बाद जब पुनः उत्पत्ति करनी है जगत की, तो पुनः उत्पत्तौ ते तथा एव, ते ये इस या के शब्दों में बोलना है, ते भेदा, पिछले वाक्य है ना, प्रति पुरुषम ये नियता भेदा, जब जैसे पहले अलग अलग भेद सामग्री थी, ते पुनः उत्पत्तो ते नाम भेदा तथा एव, उसी प्रकार उस पुरुष के लिए वो रहेंगे, इस इति नियंतोम न शक्यन्ते, ऐसा नियमन कर नहीं सकेंगे। क्यों, कारणाभावात्, क्योंकि कोई कारण ही नहीं है, प्रारब्ध आदि भी समाप्त हो चुका है, कर्म वो भी सब प्रधान हो चुका है, तो कोई कारण बचा ही नहीं है, ये बात, ये दूसरा दोष, ठीक है। और आगे तीसरा, विना एव कारणेन नियमे अभ्युपगम्यमाने कारणाभाव साम्यात् मुक्तानाम अपे पुनर्बंध प्रसंग, ये तीसरा दोष। थोड़ा शुरू के शब्दों का अन्वय, कारणेन विना एव, विना एव ऐसे ना, तो कारणेन विना एव, आगे नियमे, आगे सरल है। तो पीछे की पंक्ति में क्या बताया कि आगे जब सृष्टि करनी रहेगी बाद में, उसका नियमन नहीं कर पाएंगे, नियत नहीं कर पाएंगे, इसका करके, क्योंकि कोई कारण नहीं है। अब करे कारणेन बिना, कारण के बिना भी उन पुरुष के लिए वो सामग्री, कोई भी सामग्री दे देंगे और उसको भोग दे देंगे, तब क्या होगा फिर, तब तो बड़ी दिक्कत आएगी। वो बता रहे कारणेन विना एव, कारण के बिना ही नियम मानेंगे, है कि नहीं, तब नियमे अभ्युपगम्य माने, नियम का स्वीकार करेंगे, तो फिर कारण अभाव साम्या, तो जैसे पुनः सृष्टि उत्पन्न होने पर जो भी पुरुष दिखाई दे रहे, वो भोग कर रहे और कारण के बिना ही उनको सामग्री प्राप्त हो गई, तब हम भी कहेंगे कि अब तक जो मुक्त हो चुके हैं पुरुष, उनको भी तो पुनः बंधन के लिए कोई कारण नहीं है, और कारण के बिना भी फिर उनको भी ये सब इंद्रियादि उपभोग की सामग्री प्राप्त हो जाएगी और वो पुनः बंधन में आ जाएंगे, क्योंकि कारण का अभाव जैसा उधर है, पुनः नवी सृष्टि उत्पत्ति कर समय कोई कारण नहीं है तो भी ये सब विभाग हो रहा है, उसी प्रकार मुक्त पुरुष के प्रति लिए भी कोई कारण नहीं है तो भी वो भी बंधन में आ जाएगा। ये दोष, ये बात, तो मतलब क्या दोष कौन सा आया, बद्ध मुक्त व्यवस्था नहीं रहेगी, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो देखो भाई, कारणेन विना एव नियमे अभ्युपगम्य माने कारण अभाव साम्यात्, कारण अभाव रूप हेतु दोनों जगह समान होने के कारण मुक्ता नाम अपे पुनः बंध प्रसंग, मुक्त पुरुष के लिए भी पुनः बंधन में पड़ने का प्रसंगार्थ प्राप्ति होगी, है कि नहीं। ये दे दिया दोष, ठीक है, तीसरा हुआ। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। कुल मिलाकर इस पंक्ति में क्या हुआ फिर, बद्ध मुक्त व्यवस्था च न संभवती, ये दोष दे दिया। ये तीसरे पॉइंट में बद्ध कौन मुक्त कौन, ये व्यवस्था नहीं हो पाएगी। फिर आगे चलिए, अब उस बद्ध मुक्त व्यवस्था, बद्ध मुक्त व्यवस्था के लिए कदाचित कुछ सोचेगा कौन, सांख्य। क्या सोच सकता है सांख्याचार्य लोग, वो बता रहे आप, फिर उसका पुनः बताएंगे क्या होता है करके। देखिए, अथ केचित भेदा अपितौ अविभागम
अपद्यन्ते केचित न इति चेत। बंध मुक्त की व्यवस्था करने के लिए कदाचित ऐसा बोलेंगे कौन? सांख्याचार्य लोग, है कि नहीं? क्या बोलेंगे? वो कहेंगे कदाचित क्या कि अपितो महाप्रलय काल में केचित भेदाः अविभागम आपद्यन्ते, कुछ भेद। कौन भेद? तो जो दो प्रकार के पुरुष हुए, समूह हुए, बद्ध पुरुष, मुक्त पुरुष। तो उनमें से जो मुक्त पुरुष के भेद है, सामग्री है, वो सब महाप्रलय में लीन हो जाती है, और मुक्त पुरुष की सामग्री तो लीन हो जाती है, किंतु बद्ध पुरुष की सामग्री लीन नहीं होती है, ऐसा मानेंगे। अतः मुक्तों को पुनः बंधन में पड़ने का प्रसंग नहीं आएगा, क्योंकि उसकी सामग्री लीन हो चुकी है। और जो बद्ध है उनकी सामग्री लीन नहीं होगी, लय को नहीं प्राप्त होगी महाप्रलय काल में भी, तब वो उसका पुनः जन्मादि सब हो जाएगा, तो काम बन जाएगा, बद्ध मुक्त व्यवस्था लग जाएगी। ऐसा यदि कहेंगे कौन? सांख्याचार्य लोग, पूर्व पक्षी, तब उनके ऊपर और बड़ा दोष आता है। फिर वो क्या आता है? वो देना है। किंतु ये जो पंक्ति चालू हुई ना, अथ इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं। यदि बद्ध मुक्त व्यवस्थार्थम मुक्तानां समूहाः प्रधाने लीयन्ते अर्धविराम। बद्धानां भेदाः कौंस में लिखिए समूहाः, कौंस बन न लीयन्ते इति उच्चेत तर्हि अलीनानां समूहानां पुरुषवत् कार्यत्व व्याघातः भविष्यति। कौंस में लिखिए, वे लीन न होने वाले समूह प्रधान के कार्य नहीं होंगे। पूर्ण विराम कंस बंद। देखो भाई अर्थ। अब पहले इसके अथ के पहले जो वाक्य था भाष्य में, उसमें बताया गया था कि बद्ध मुक्त की व्यवस्था नहीं हो पाती है सांख्य सिद्धांत के अनुसार। फिर यदि बद्ध मुक्त की व्यवस्था सिद्ध करने के लिए कदाचित सांख्य बोलेगा क्या? यदि बद्ध मुक्त व्यवस्थार्थम क्या कहेगा? मुक्तानाम समूह, मुक्तों के भेद, मुक्तों का समूह, उनकी सामग्री क्या होती है? प्रधाने लीयन्ते, प्रधान में लीन हो जाती है महाप्रलय में। और बद्धानाम भेदा, बद्धों का समूह, उनकी सामग्री न लीयन्ते, लीन नहीं होती है, ऐसा मानेंगे। और जिनकी सामग्री लीन नहीं हुई है, पुनः जब दोबारा सृष्टि करनी रहेगी, उसी सामग्री से उनकी विभाग उत्पत्ति हो जाएगी। और जिनकी सामग्री लीन हो चुकी है, किनकी? मुक्तों की, तो उनको पुनः जन्म होना चाहिए, यह आरोप नहीं आएगा, तो बद्ध मुक्ति की व्यवस्था लग जाएगी। कदाचित ऐसा बोलेंगे कौन? सांख्याचार्य लोग, वही कह रहे हैं। तो बद्धानाम भेदा नाम समूह न लीयन्ते इति उच्चेत, तब क्या होगा? तो तब कहेंगे, कह रहे अलीनानाम समूहानाम, जो समूह लीन नहीं हुआ है प्रधान में, है कि नहीं, वो प्रधान का कार्य है, इसको नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि तुम्हारा सिद्धांत क्या है? कार्य कारण में लीन होता है। जबकि बद्धों का समूह प्रलय काल में
कारण प्रधान में लीन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो प्रधान का कार्य नहीं है, यह तुमको मानना पड़ेगा। और वो बात तो तुमको छूट होने वाली नहीं है, स्वीकार होने वाली नहीं है, क्योंकि प्रधान का कार्य ही जगत है, ये तुम बोलते हो, है कि नहीं? ये दोष दिया जा रहा है। लग गया। अलीनानाम समूहानाम पुरुषवत, ये दृष्टांत। जैसे पुरुष का लय नहीं होता है प्रधान में महाप्रलय काल में भी, इससे सिद्ध होता है क्या? पुरुष प्रधान का कार्य नहीं है, क्योंकि वो लीन नहीं होता है। उसी प्रकार यदि बद्धों का समूह लीन नहीं होगा प्रधान में प्रलय में भी, तब मानना पड़ेगा कि वह बद्ध का समूह प्रधान का कार्य नहीं है। लग गया अर्थ? ये हुआ समूहानाम पुरुषवत कार्यत्व व्याघात, अर्थात वे सब प्रधान के कार्य नहीं हो पाएंगे जो लीन नहीं होते हैं। ये बात बता दी, ये बात बता रहे अभी। देखिए पंक्ति भाष्य में, अथ केचित भेदा, कुछ भेद है कि नहीं, अपितो महाप्रलय काल में क्या होते? अविभागम आपद्यन्ते, अविभाग अभेद, अभेद को प्राप्त हो जाते हैं। किनके भेद अभेद को प्राप्त हो जाते मानेंगे? मुक्तों के, ठीक है ना। तो अविभागम आपद्यन्ते, प्राप्त हो जाते। केचित न, केचित न, क्या केचित न? केचित भेदाः अपितौ अविभागम न आपद्यन्ते। केचित, कुछ विभाग, कुछ भेद प्रलय काल में भी प्रधान में अभेद को प्राप्त नहीं मानेंगे, और कुछ को मानेंगे। बद्धों के भेद लीन होते, इस बात को नहीं मानेंगे, ऐसा बोलेंगे। केचित न इति चेत, इस प्रकार की यदि बद्ध मुक्त की व्यवस्था करने के लिए सांख्य बोलता है तो इति चेत, फिर आगे कह रहे ये न आपद्यन्ते तेषां प्रधान कार्यत्वं न प्राप्नोति। ठीक है जी। तो देखो भाई, ये शब्द से कौन लिया जाएगा? ये पीछे से, पीछे का अनुसंधान रहेगा तो ये का अर्थ लग जाएगा। पीछे के वाक्य में क्या है? अथ केचित भेदाः अपितौ अविभागम आपद्यन्ते केचित न इति चेत। फिर आगे ये भेदाः, ये शब्द सिखाएंगे। भेदा न आपद्यन्ते, न आपद्यन्ते मतलब अविभागम न आपद्यन्ते, जो विभाग, जो भेद, ये मतलब भेद, जो भेद अर्थात बद्धों का समूह आदि अविभाग को, प्रधान के साथ अभिन्नता को न आपद्यन्ते, प्राप्त नहीं होता है प्रलय काल में भी। तेषाम, तेषाम अविभाग को जो प्राप्त नहीं हुए हैं, अभेद को जो प्राप्त नहीं हुए हैं, ऐसे भेदों का, तेषाम भेदानाम प्रधान कार्यत्व न प्राप्नोति, वे सब प्रधान के कार्य है, इस बात को सांख्य कह नहीं पाएगा, क्योंकि उसका ही उसके सिद्धांत के साथ विरोध हो रहा है। उसका सिद्धांत क्या है? कार्य कारण में लीन होता है, और जबकि प्रधान में उन कुछ भेदों को लीन नहीं मान रहा है, इसका मतलब वो उस प्रधान के कार्य नहीं है, यही उसको मानना पड़ेगा। जैसा पुरुष प्रधान का कार्य नहीं है, अतः प्रधान में लीन नहीं होता है, उस प्रकार प्रधान कार्य तो न प्राप्नोति। लग गया? ये चौथा दोष दिया। इति एवं एते दोषाः साधारणत्वात् न अन्यतरस्मिन् पक्षे चोदयितव्याः। ठीक है ना जी। देखो भाई अर्थ, तो ये जो पंक्ति है ना, इति प्राप्नोति के बाद जो पंक्ति चालू हुई, इति एवं एते, इति के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, विलक्षणत्वादीनाम, विलक्षणत्वादीनाम साधारणत्वे, साधारणत्वे फलितम आह। साधारणत्वे फलितम आह इति एवं इति। देखो भाई अर्थ, तो विलक्षणत्वादि नाम, विलक्षणत्वादि जो दोष दिखाए समान, जैसे हमारे मत में तुमने दोष दिए वही दोष तुम्हारे मत में। तो साधारणत्वे, साधारण दोष दिखाने से फलित क्या निकला?
तात्पर्य क्या निकला? तो बता रहे, देखिए भाई भाष्य पंक्ति में, इति एवं एते दोषाः, इस प्रकार के जो दोष अभी अभी बताए, ये सब दोष साधारणत्वात्। ये दोष कैसे हुए? साधारण हुए। दोष साधारण हुए मतलब क्या हुए? दोनों पक्ष में है। जैसे तुम हमारे पक्ष में जो दोष दिखा रहे हैं, वही दोष तुम्हारे पक्ष में है। तो दोनों पक्ष में जो बात है वो कैसी हो जाती है? साधारण। और एक में ही वो, एक में ना हो, वो हो जाता है क्या? असाधारण। वही तो एते दोषाः साधारणत्वात्, साधारण होने के कारण न क्या जी, अन्यतरस्मिन् पक्षे चोदयितव्याः, अन्यतरस्मिन् पक्षे चोदयितव्याः न भवन्ति। मतलब दोनों पक्ष में समान दोष यदि दिख है तो एक पक्ष में ही ये दोष नहीं दिया जा सकते हैं। लग गया जी? क्योंकि तुम्हारे में, तुम हमारे में दोष दे रहे, तुम थोड़ी निर्दोष हो। जो तुम सांख्य लोग हमारे मत में दोष दे रहे हो, तुम निर्दोष हो क्या? नहीं हो। तुम्हारे में भी तो वही दोष है। यदि तुम्हारे में भी वही दोष है तो तुम क्यों हमारे ऊपर ही दोष देंगे? दोष दे सकते हो? नहीं दे सकते ना। तुम हमारे मकान को पत्थर तब मार सकते हैं जब तुम्हारा मकान पक्का हो, माटी दगड़ का, पाषाणों का बना हो, शीशे का बना हो, और तुम्हारा मकान तो कांच का बना हुआ है, और तुम हमारे मकान पर पत्थर मार रहे हो, तो तुम्हारा मकान रहेगा क्या फिर? तो तुम्हारा कांच का मकान तो हम एक पत्थर में उड़ा देंगे। लग गया कि नहीं? यह अर्थ है। चलिए फिर, तो अन्यतरस्मिन् पक्षे न चोदयितव्याः। लग गया? हाँ, न चोदयितव्या मतलब न आक्षेप्तव्याः, अर्थात वे आक्षेप हमारे मत में तुम कर नहीं सकते। ये बात है कि नहीं? वेदांती बोल रहे सांख्यों को, हमारे ऊपर दोष दे रहे हो, है कि नहीं? तुम क्या धुतले क्या 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 है वो? धुतल्या तांदूळाचे का तुम्ही? असंच काहीतरी म्हणे ना. चला, अन्यतरस्मिन् पक्षे चोदयितव्याः न भवन्ति. लग गया इतना? हाँ, क्यों? एक नियम होता है. क्या नियम है? तो उस पर एक वाक्य लिख लेते, वो नियम श्लोक देते हैं. चोदयितव्या न भवन्ति, इसके आधार पर यत्रो भयोः समो दोषः, यत्र उभयोः संधि करके, यत्रो भयोः समो दोषः परिहारोपि, परिहारो अवग्रह अपि पि परिहारोपि वा समः, परिहारोपि वा समः. पूर्ण विराम. आगे नैकः, नैकः पर्यनुयोक्तव्यः, पर्यनुयोक्तव्यः तादृगर्थ विचारणे, तादृगर्थ विचारणे. पूर्ण विराम. हो गया. ये नियम होने के कारण तुम हमारे मत में दोष नहीं दे सकते. ये बात क्या नियम है? यत्र उभयोः समो दोष, जहां पर दोनों, उभय जगह, दोनों तरफ क्या है? समान दोष है. समो दोष. परिहारोपि वा समः, कदाचित परिहार भी क्या हो सकता है? दोनों का समान, या एक में परिहार एक में परिहार नहीं, ऐसा भी हो सकता है. परिहारोपि वा समः. फिर आगे तादृग अर्थ विचारणे, अब उस प्रकार का कोई अर्थ विचार करने में एक न पर्यनुयोक्तव्य, एक के ऊपर दोष दिया जाए, ये ठीक नहीं होता है. लग गया? आइए आगे. अन्यतरस्मिन् पक्षे, हाँ, अन्यतरस्मिन् पक्षे न चोदयितव्याः न भवन्ति. हो गया ना? आगे इति अदोषताम एव एषाम दृढ़यति. पंक्ति लगी? इति, इस प्रकार अदोषताम एव एषाम, एषाम दोषानाम अदोषताम एव दृढ़यति. कह सूत्रकारः, सूत्रकार इन दोषों को अदोषता ही दृढ़ कर रहे. मतलब हमारे वेदांत मत के ऊपर जो तुमने दोष दिए वो वस्तुतः कुछ दोष है नहीं है. अदोषताम एव दृढ़यति. ठीक है ना?
तो ये फिर कैसे लगाएंगे इस वाक्य को? इति अदोषताम, ये वाक्य है कि नहीं, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, ननु दूषण साम्यात् न अन्यतर पक्षस्य, न अन्यतर पक्षस्य उपादेयत्वम् इति आशंक्य अर्धविराम न अस्मत् वेदांत पक्षे दोषः अर्धविराम परिहारस्य दर्शितत्वात् इति अदोषताम इति हो गया। अर्थ देखिए भाई, ननु कदाचित कोई शंका करेगा कि दूषण साम्यात् मतलब जैसे दोष वेदांत मत पर दिए गए उन्होंने, उसी प्रकार के दोष सांख्य मत में भी आया, तो दोनों तरफ दोष हुए। तो ननु दूषण साम्यात्, दोनों तरफ समान दोष होने से न अन्यतर पक्षस्य उपादेयत्वम, अन्यतर पक्षस्य उपादेयत्वम न, मतलब दोनों में से कोई पक्ष ग्रहण करने योग्य नहीं रहेगा, ऐसी कोई शंका करेगा। इति आशंक्य, तब करे न, ऐसा मत बोलो। क्यों? अस्मत् वेदांत पक्षे दोषा न, है कि नहीं? न अस्मत् वेदांत पक्षे दोष, हमारे वेदांत मत में भले उन्होंने आरोप किए हो, किंतु हमारे मत में वो सब दोष नहीं है। आरोप तो कोई भी कर सकता है, सांख्यों ने आरोप किया, किंतु हमारे मत में दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? उसका खंडन हमने कर दिया, उसका परिहार कर दिया। यदि दोष सचमुच होते तो उसका उत्तर हम नहीं दे पाते, जबकि हमने उत्तर दे चुके हैं। अतः वेदांत मत में वस्तुतः वो दोष नहीं है, किंतु सांख्य मत के ऊपर तो दोष अवश्य है। अतः सांख्य पक्ष ग्रहण करने योग्य नहीं है, किंतु हमारा वेदांत मत तो अवश्य ग्रहण करने योग्य है। यह अर्थ निकलता है। देखिए भाई, न अस्मत् वेदांत पक्ष दोष, क्यों? परिहार से दर्शितत्वात्, उस सभी दोषों का परिहार हमने अभी तक कर चुके हैं। इत्याह, यही बात बताई जा रही है। अदोषताम एव येषाम दृढ़यति, सूत्रकार का भी यही अभिप्राय है ये सूत्र बनाने में। स्वपक्ष दोषाच्च, मतलब उस सांख्य पक्ष में दोष आते हैं, अतः वो पक्ष ग्रहण करने योग्य नहीं है, किंतु हमारे मत में कोई दोष नहीं है, अर्थात हमारा मत अदोष है, निर्दोष है। इति अदोषताम एव येषाम दृढ़यति, लग गया। और सांख्यों को तो वो सब दोष अवश्य मानना ही पड़ते, स्वीकार करना पड़ते। क्यों? कैसे? अवश्य आश्रयितव्यत्वात्, उनको तो वे दोष अवश्य मानना पड़ेंगे, क्योंकि सीधी बात है, बद्ध मुक्त की व्यवस्था लगाने के लिए उदाहरण के रूप में देखिए, बद्ध मुक्त की व्यवस्था लगाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि कुछ लोगों के भेद, मुक्तों के भेद, बद्धों के भेद, किंतु उसमें से मुक्तों के भेद का, मुक्तों की सामुग्री का, देह इंद्रियादि गुण की सामुग्री का लय मान लेंगे किसमें? प्रलय काल में और प्रधान में, कारण में, किंतु जो बद्ध है उनके भेद का लय तो नहीं मानेंगे, तभी तो बद्ध मुक्त की व्यवस्था कर पाते वो लोग। और इस प्रकार की व्यवस्था जब करते हैं तो उनको फिर यह अवश्य मानना पड़ता है क्या? कि जिनका लय प्रधान में नहीं हो रहा है वो प्रधान का कार्य नहीं है, और ये तो मान नहीं सकते वो। ये सब दोष उनके मत में तो आते ही है। किनके मत में? सांख्य मत में, प्रधानवादी के मत में। वेदांत मत में सब दोष नहीं है। यही बात दिखाना चाहते सूत्रकार भी, वही कह रहे अवश्य आश्रयितव्यत्वात्। लग गया जी, ये बात हो गई। ये 10 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब इस अधिकरण का शायद ये अंतिम का सूत्र होगा, है ना, आगे वाला 11 नंबर का। हाँ, तो इस अधिकरण का एक सूत्र बचा हुआ है, किंतु उस सूत्र का विचार हम लोग कल करते हैं, या सूत्र का अर्थ कर लेंगे? कर लेते सूत्र का अर्थ थोड़े में, 5 मिनट है, फिर भाष्य कर पड़ेगा। तो सूत्र का उच्चारण तर्का प्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयमिति चेदेवमप्य
विमोक्ष प्रसंग ठीक, ये सूत्र है, बड़ा लंबा सूत्र है, तो लिखते हैं इस सूत्र के बारे में। लिखेंगे सूत्रावतरणम, बराबर तथा च तर्कस्य संभावित दोषत्वात्, तर्कस्य संभावित दोषत्वात् तेन निर्दोष वेदांत समन्वयः, निर्दोष वेदांत समन्वयः न बाध्यः इति आह। इति आह। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्र, तर्क प्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयमिति चेदेवमप्य निर्मोक्ष प्रसंगः। 2:1-14 पदच्छेद देखो भाई, तर्का प्रतिष्ठानात् अपि अन्यथा अनुमेयम इति चेत एवं अपि। अब जो अंतिम का पद है उसमें पाठ भेद है, कुछ पुस्तक में अविमोक्ष प्रसंग ऐसा पाठ है, कुछ पुस्तकों में अनिर्मोक्ष प्रसंग ऐसा पाठ है, दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, चलिए अब पदार्थोक्ति। प्रतीक तर्का प्रतिष्ठानात् अपि, ये प्रतीक है, तर्का प्रतिष्ठानात् अपि बराबर केवलस्य तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वात् च न तेन समन्वय विरोध शंका, समन्वय विरोध शंका इत्यर्थः। पूर्ण विराम। कौंस में लिखे थोड़ा, कस्यचित् तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वे अपि, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद, फिर आगे प्रतीक अन्यथा बराबर अप्रतिष्ठित तर्कात् अन्येन प्रकारेण प्रतिष्ठित तर्केन, फिर आगे प्रतीक अनुमेयम बराबर समन्वय विरोधादिकम अनुमेयम, फिर आगे प्रतीक इति चेत बराबर एवं पूर्व पक्षः प्राप्तः चेत, आगे प्रतीक एवं अपि बराबर अन्यत्र तर्कस्य
प्रतिष्ठितत्वे अपि, प्रतिष्ठितत्वे अपि, आगे प्रतीक अविमोक्ष प्रसंग, अविमोक्ष प्रसंग बराबर प्रकृत विषये, प्रकृत विषये लिंगादिहीने ब्रह्मणि, लिंगादिहीने ब्रह्मणि तर्कस्य, तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्व दोषात्, अप्रतिष्ठितत्व दोषात् अविमोक्ष प्रसंग, अप्रतिष्ठितत्व दोषात् अविमोक्ष प्रसंग, पूर्ण विराम कौंस में लिखिए, कौंस में प्रकृत विषय में, प्रकृत विषय में तर्क अप्रतिष्ठितत्व रूप दोष से, अप्रतिष्ठितत्व रूप दोष से मुक्त नहीं हो सकता, मुक्त नहीं हो सकता है। पूर्ण विराम कौंस बंद, आगे यद्वा, यद्वा पुनः प्रतीक लीजिए अविमोक्ष प्रसंग, दूसरा अर्थ करना है उसका, अविमोक्ष प्रसंग बराबर कपिल कण भुगादीनाम, कपिल कण भुगादीनाम, कपिल कण भुगादीनाम परस्पर विप्रतिपन्नैः, परस्पर विप्रतिपन्नैः तर्कैः, तर्कैः तत्वनिर्णयाभावात्, तत्वनिर्णयाभावात् संसारात् अविमोक्ष प्रसंगः, संसारात् अविमोक्ष प्रसंगः, पूर्ण विराम। तस्मात्, तस्मात् आगम विरोधी तर्कः, आगम विरोधी तर्कः अप्रमाणम्, अप्रमाणम् इति न तेन समन्वय विरोधः, इति न तेन समन्वय विरोधः इति सिद्धम्, इति सिद्धम्। ठीक है, देखो भैया सूत्रावृत्तर में लिखा है तथाच, तथाच मतलब पीछे के सूत्र में जैसे सांख्य मत में दोष दिखाए, हमारे मत में दोष नहीं है, उसी प्रकार तर्कस्य संभावित दोषत्वात्, तर्क में क्या है, तर्क की कोई संभावना नहीं है, अप्रतिष्ठा ही होती है तर्क की। ऐसा होने के कारण तेन तर्केन निर्दोष वेदांत समन्वय न बाध्य, तर्क में, तर्क से बाध्य नहीं है कौन, वेदांत समन्वय जो कि निर्दोष है। निर्दोष वेदांत का जो समन्वय ब्रह्म में समन्वय बताया है उसका बाद तर्क के द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि तर्क में दोष है। क्या? अप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठितत्व यह दोष है किसमें? तर्क में। तो कैसे ये सब बात बता रहे हैं? तो सूत्र आया इस बात के लिए, वेदांत समन्वय का बात ऐसे तर्क के द्वारा नहीं होता है, इस बात को बताने के लिए सूत्र। फिर पदच्छेद हुआ, सूत्र हुआ, पदार्थोक्ति में जाएंगे। पद है तर्क अप्रतिष्ठानात् अपि, अर्थ किया केवलस्य तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वात्। केवल जो तर्क होता है वो अप्रतिष्ठित होता है, स्थिर नहीं होता है। तर्क के द्वारा कोई बात सिद्ध करेंगे आप, फिर वो अंतिम सचमुच वैसी हो गई, अबाधित रहेगी, ये बात नहीं है, क्योंकि उसके बड़ा कोई आएगा
तो उस आपकी बात का, तर्क से सिद्ध की हुई बात का निषेध खंडन कर देगा और दूसरी कुछ बात की सिद्धि कर देगा। अतः तर्क से किया हुआ अर्थ वो कोई निश्चित नहीं होता है। ये बात केवलस्य तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वाच्च न तेन समन्वय विरोध शंका, अतः तेन उस तर्क के द्वारा समन्वय का विरोध होगा ऐसी शंका नहीं कर सकते। क्यों? हेतु दिया तर्क अप्रतिष्ठान, ये हेतु दिया। फिर कोई बोलेगा आओ भाई सभी तर्क थोड़ी अप्रतिष्ठित होते, कुछ तर्क तो प्रतिष्ठित भी हो सकते हैं। तो वही करे कस्यचित् तर्कस्य, कदाचित व्यवहार में कस्यचित् तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्वे अपि, है कि नहीं? कस्यचित् तर्कस्य प्रतिष्ठितत्वे अपि, ऐसा चाहिए। कौन में जो लिखा है ना, कोई तर्क भले कदाचित प्रतिष्ठित हो तो भी अन्यथा, अन्यथा प्रतीक है। अन्यथा का मतलब अप्रतिष्ठित तर्कात अन्येन प्रकारेण प्रतिष्ठित तर्केण, है कि नहीं? अप्रतिष्ठित तर्क से भिन्न जो तर्क है कि नहीं, अर्थात प्रतिष्ठित तर्क, उसके द्वारा अनुमेयम, उसके द्वारा अनुमिति करेंगे, अनुमान करेंगे और सिद्ध करेंगे क्या कि समन्वय के साथ विरोध है। भले मतलब क्या, पूर्व पक्षी तर्क के दो विभाग करना चाहता है, प्रतिष्ठित तर्क, अप्रतिष्ठित तर्क। तो भले अप्रतिष्ठित तर्क के द्वारा समन्वय का विरोध नहीं होगा, किंतु कुछ तर्क तो प्रतिष्ठित होते हैं, उनके द्वारा तो हम करेंगे समन्वय के साथ विरोध। ऐसा कदाचित बोलने का प्रयास करेगा कौन? पूर्व पक्षी। वही कह रहे अनुमेयम इति चेत एवं पूर्व पक्ष प्राप्त चेत, कह रहे एवं अपि, मतलब भले तुम तर्क के दो प्रकार मान रहे हो, प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, तो भी यहां पर ब्रह्म अर्थ को सिद्ध करने के लिए समन्वय के बारे में क्या कोई भी तर्क प्रतिष्ठित नहीं है कि नहीं? अर्थात तर्क में जो दोष दिया जाता है अप्रतिष्ठित तत्व, उस दोष से वह तर्क मुक्त नहीं हो सकता। यहां पर इस बारे में ब्रह्म तत्व का निर्णय करने के बारे में क्या तर्क से निर्णय करने का प्रयास करेंगे, वो तर्क उस दोष से मुक्त नहीं रहेगा, ये कह रहे इति। हाँ, एवं अपि अन्यत्र तर्कस्य प्रतिष्ठितत्वे अपि, कदाचित अन्य जगह व्यवहार में कोई तर्क प्रतिष्ठित हो तो भी प्रतिष्ठितत्वे अपि अविमोक्ष प्रसंग, कहा प्रकृत विषये। प्रकृत विषय कौन है? ब्रह्म, जो कि लिंगादि से रहित है, हेतुआदि उसमें कुछ नहीं है। तो प्रकृत विषय लिंगादि ही ने ब्रह्मणि, उस ब्रह्म के बारे में तर्क करोगे तो वह तर्क अपने दोष से मुक्त नहीं होगा। तर्कस्य अप्रतिष्ठितत्व दोषात् अविमोक्ष प्रसंग, वह तर्क अप्रतिष्ठितत्व दोष से मुक्त नहीं है, अर्थात उसमें वो दोष रहेगा ही। लग गया? तात्पर्य अर्थ लिख दिया, प्रकृत विषय में तर्क अप्रतिष्ठितत्व रूप दोष से मुक्त नहीं हो सकता। ये बात, ये का अर्थ हुआ अविमोक्ष प्रसंग। इसका दूसरा कर रहे यद्वा अविमोक्ष प्रसंग मतलब कपिल मुनि, कनभुक, कनाद मुनि वगैरह वगैरह, कनभुगादि नाम परस्पर विप्रतिपन्न ही तर्क ही, उन्होंने जो तर्क दिए है परस्पर कैसे अत्यंत विरुद्ध तर्क है, एक बात कुछ कहता है एक कुछ कहता है, एक दूसरे का खंडन करते हैं। तो परस्पर विप्रतिपन्न ही तर्क ही तत्व निर्णया भावात, ऐसे तर्क के द्वारा तत्व का निर्णय होता ही नहीं है। तो तत्व निर्णया भावात संसारात अविमोक्ष प्रसंग, फिर उससे क्या उन तर्कों के बल पर संसार से मोक्ष प्राप्त होगा ही नहीं। लग गया? तस्मात् कुल मिलाकर आगम विरोधी तर्क अप्रमाणम, आगम विरोधी वेद के विरोधी जो तर्क है जिसको हम कहते हैं क्या शुष्क तर्क, कहा है कि नहीं? आगम विरोधी तर्क होता है उसको क्या कहते हैं? शुष्क तर्क, है कि नहीं? वो अप्रमाण है। और वेद के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए यदि कोई तर्क है तो वो तर्क तो अनुकूल तर्क है कि नहीं? वो तर्क है, वो कुतर्क नहीं है। और वेद के विरोधी बोलता है वो तर्क कुतर्क है, शुष्क तर्क है। तस्मात् आगम विरोधी तर्क अप्रमाणम इति, ऐसा होने से न तेन समन्वय विरोध, अतः ऐसे तर्क के द्वारा समन्वय का विरोध नहीं होता है, समन्वय का बाद नहीं हो सकता है। इति सिद्धम। लग गया जी? इस सूत्र का अर्थ हो गया।
अब सूत्र के ऊपर जो भाष्य है वो बड़ा लंबा है, उसका विचार हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।